नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम डाला था। आज हम उस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को बढ़ा के 3 नंबर का कर दिया है। पहले 2 अंक का था, अब 3 अंक का कर दिया है इसको। अब देखो, अब सबसे पहले मानव भूगोल की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा कि मानव भूगोल कहते किसे हैं। देखो, हम कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था कि भौतिक भूगोल, कक्षा 12वीं में मानव भूगोल 2 पार्ट्स में अलग अलग पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी 11th में पढ़ते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी हम 12th में पढ़ते हैं। अब मानव भूगोल, देखो मानव भूगोल का हम सीधी सी बात करें तो मानव भूगोल मानव और जो पर्यावरण के मध्य संबंध है, पृथ्वी के मध्य संबंध है, वो मानव भूगोल है। यानी जिनके अंदर मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जितनी भी मानवीय क्रियाएं आएंगी वो मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगी। यानी मानव और धरातल, पृथ्वी के मध्य जो संबंध है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब देखो मानव भूगोल, इसमें अब परिभाषा की बात करें, सबसे पहले हम देखो मानव भूगोल का जो जनक, आधुनिक जनक है फ्रेडरिक हेटज़ेल, जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जर्मनी के रहने वाले थे और वो आधुनिक मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। अब जो हेटज़ेल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी यानी धरातल के मध्य या बीच में के मध्य पारस्परिक संश्लेषित अध्ययन अध्ययन है। ये हेटज़ेल ने कहा था, किसने? हेटज़ेल ने। यानी मानव भूगोल मानव पृथ्वी के मध्य संश्लेषित अध्ययन है, यह मानव भूगोल कहलाता है। ये निश्चयवाद के जनक भी कहलाते हैं। निश्चयवाद के जनक भी कहलाते हैं। ये किसके जनक कहलाते हैं? निश्चयवाद के जनक। और मानव भूगोल जो निश्चयवाद के जनक कहलाते हैं, फ्रेडरिक हेटज़ेल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफिया। जियोग्राफिया इनकी पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी। इसमें मानव भूगोल की परिभाषा दी है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको कहते हैं? फ्रेडरिक हेटज़ेल को। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो एंथ्रोपोज्योग्राफिया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में आता रहता है। अब देखो, इनकी दूसरी जो इनकी एक शिष्या थी, कुमारी एलन सैंपल इनकी शिष्या थी। ये अमेरिका की थी, नियतिवादी की कट्टर समर्थक थी, नियतिवादी की। और इन्होंने जो मानव भूगोल के बारे में कहा है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य जो पारस्परिक संश्लेषित अध्ययन है वो मानव भूगोल है। यानी चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों का जाल है। पारस्परिक संबंधों का जाल है, ये कुमारी एलन सैंपल ने कहा था। अब ये 2 डेफिनेशन हो गई, निश्चयवाद हो गया। देखो निश्चयवाद क्या होता है कि निश्चयवाद, हमारी पृथ्वी पर सारी चीजें निश्चित हैं, यानी जो संसाधन है वो निश्चित हैं और उनका उपयोग उसी हिसाब से करना है हमको, जो निश्चित मात्रा में। यानी हमें पर्यावरण के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। यानी प्रकृति हम पर प्रभावी है। किस पर प्रभावी है? प्रकृति मानव पर प्रकृति प्रभावी है, इसलिए को निश्चयवाद कहते हैं।
अब देखो इसके बाद आता है, ये नीचे बात हो गया संभववाद। संभववाद, अब जो संभववाद के जनक थे वो विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास संभववाद के जनक है विडाल डी लाप्लास। अब इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में कहा है कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों पर जोर देता है। ये इसने संभववाद में विडाल डी लाप्लास ने बोला था, ये संभववाद के जनक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही, तीसरा क्वेश्चन बनता है उन रेड जेल की जो पुस्तक है एंथ्रोजोग्राफिया है, उसके जनक हैं तुम्हारे निश्चयवाद के तो रेड जेल भी हैं। अब वो इनकी जो डेफिनेशन है वो मानव भूगोल और पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संश्लेषण होते हैं, निश्चयवाद के जनक भी कहलाते हैं। इनकी एक शिष्या थी जो कि अमेरिका की है, कहाँ की थी? अमेरिका की थी, और ये इनकी शिष्या थी और निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। संभववाद विडाल डी लाप्लास संभववाद के जनक हैं। मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों पर जोर देता है, इनकी डेफिनेशन है। अब आता है तुम्हारा देखो तीसरा जो है नवनिश्चयवाद। ये नवनिश्चयवाद तुम्हारा निश्चयवाद और निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच की कड़ी है। अब देखो जो प्रकृति का प्रभाव है ये तो स्वीकार करते हैं इस फ्रेडरिक रेडजेल, इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, यानी नवनिश्चयवाद के जनक फ्रेडरिक रेडजेल। नवनिश्चयवाद के जनक फ्रेडरिक रेडजेल, सॉरी ग्राफिक टेलर, यहाँ ग्राफिक टेलर आएगा, ग्राफिक टेलर। अब जो को ग्राफिक टेलर थे ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया। देखो इन्होंने निश्चयवाद की आलोचना की थी और इन्होंने मानव पर प्रकृति का प्रभाव तो माना है, मानव पर प्रकृति का प्रभाव तो माना है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने जो विकास है, संसाधनों का अपने विकास के अनुसार अपने विज्ञान तकनीक पारिश्रमिक समाज उसके अनुसार विकास कर सकता है, उसमें मोड़ दे सकता है, नए मोड़ अपने हिसाब से विकास कर सकता है। तो इन्होंने निश्चयवाद के अंतर्गत आता है। और इन्होंने कहा था कि रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप, रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप। रुको और जाओ का सिद्धांत दिया, एग्जाम में पूछ लेता है कि रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राफिक टेलर ने दिया था। ये समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें। अब देखो ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। अब देखो प्रकृति देखते हैं इसकी। प्रकृति के बारे में अब देखो जो विद्वान थे फ्रांस के विद्वान थे जीन ब्रून्स। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? कीमतों से। उसी प्रकार इतिहास का संबंध किससे होगा? समय से। वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे होगा? वनस्पति से, यानी पेड़ पौधों से।
यानी और उसका जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा? जीवों से। उसी प्रकार भूगोल का भी केंद्र बिंदु धरातल होता है, समय होता है। इसलिए भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होगा? धरातल, समय। यानी ज्योग्राफी, भूगोल इस आधारित पर कार्य करती है कि कहां, कैसे, कब पर जोर देता है। कहां, कैसे, कब। मान लो कोई दुर्घटना हुई तो इतिहास के माध्यम से के इस तारीख को दुर्घटना हुई थी, किस किस के मध्य हुई? गाड़ी, बस, मोटर गाड़ी के मध्य। इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। युद्धों की बात करें तो किस किस के मध्य युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ये सारे इतिहास के अंतर्गत आती हैं। अब कीमतों का संबंध अर्थशास्त्र होता है। भारत की जीडीपी है और कीमतें, मूल्य वृद्धि है, हानि है, तो ये सारी किसके अंतर्गत आती है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। उसी प्रकार से अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल का संबंध भी तुम्हारे कहाँ, कब, कैसे से होता है। जैसे कहीं तूफान आया तो तूफान के कारणों का पता लगाना होता है। भाई तूफान कैसे आया, कब आया, कहाँ आया, क्यों आया। बहुत सारे रीजन हैं जिनका पता करता है, ज्योग्राफी में पता लगाया जाता है। भाई ज्वालामुखी फटी, कहाँ फटी, कैसे फटी, किस प्रकार की फटी, तो कहाँ, कब, कैसे, ऐसे सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। ये इसकी प्रकृति हो गई, ये इसकी प्रकृति है। अब देखो विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र की बात करें हम, विषय क्षेत्र की बात करें तो विषय क्षेत्रों को हम 6 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 6 भागों में। जनसंख्या व उसकी क्षमता, पहला है जनसंख्या व उसकी क्षमता। पहला हुआ जनसंख्या व उसकी क्षमता। दूसरा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक वातावरण। दूसरा प्रदेश के संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है तुम्हारा सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। चौथा होगा तुम्हारा कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम। पांचवा होगा तुम्हारा समायोजन व प्रादेशिक संगठन है, समायोजन व प्रादेशिक संगठन और दूसरे प्रदेशों से संबंध। तो समायोजन व प्रादेशिक संगठन, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, प्रादेशिक व समायोजन व प्रादेशिक संगठन। छठवां है आपका प्रदेशों से संबंध, प्रदेशों से संबंध। जो पड़ोसी प्रदेश होते हैं वो प्रादेशिक दूसरे प्रदेशों से जो संबंध है, यानी यहाँ दूसरे प्रदेशों से संबंध आ जाएंगे। ये इसका मतलब विषय क्षेत्र होगा। अब देखो जनसंख्या व उसकी क्षमता कि जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, जनसंख्या वितरण व उसकी क्षमता, यहाँ ये आ जाएगा जनसंख्या वितरण व उसकी क्षमता। अब जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, कैसे निवास कर रही है, कहाँ पे कितनी है, कहाँ है, उसकी क्षमता कितनी है, कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, मतलब उसका एक तरह का वितरण आता है इसके अंतर्गत। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, अब जिस देश में प्रदेश में जिस जनसंख्या निवास कर रही है वहाँ प्राकृतिक संसाधन कितने उपलब्ध हैं, यानी जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध है या कम है या अधिक है, जनसंख्या उन पर निर्भर है। जैसे जल है, मृदा है, खनिज है, उद्योग है, जो भी संसाधन है वो जनसंख्या के अनुसार कितने हैं, उपलब्ध है। अब देखो सांस्कृतिक वातावरण, जहाँ मनुष्य निवास कर रहा है वहाँ सांस्कृतिक वातावरण कैसा है,
तुम्हारी कला संस्कृति, ये सांस्कृतिक वातावरण के नृत्य, नाच गान, खान पीन, रहना, बैठना, तुम्हारा खाना पीना है, वेशभूषाएं, ये सारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आती है। बोली भाषा सारे अंतर्गत। अब देखो कालिक अनुक्रम, अब जनसंख्या कब से निवास कर रही है? काल के अनुसार, काल पक्ष बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? काल पक्ष। अब काल पक्ष के अनुसार जनसंख्या कब से निवास कर रही है, कितने समय से रह रही है, कब स्थायी हुई, कब आई, नए पुराने समय से, प्राचीन समय से, या मध्य समय से, आधुनिक समय में, तो ये कालिक अनुक्रम के अंतर्गत आता है। देखो समायोजन व प्रादेशिक प्रादेशिक संगठन। अब समायोजन कि जनता जहाँ पर रह रही है वो वहाँ के प्रदेश में कैसे समायोजन कर रही है आपस में, वहाँ के वातावरण से कैसे समायोजन कर रही है, किस प्रदेश कैसे संगठनों में निवास कर रही है। दूसरे प्रदेशों से संबंध ये भी निर्भर करता है कि प्रकृति विषय क्षेत्र जो मानव भूगोल गई हुई है कि मानव के दूसरे प्रदेशों से संबंध कैसे हैं, अच्छे संबंध हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औद्योगिक, जो भी संबंध हैं वो कैसे संबंध हैं, ये इस पर विचार किया जाता है। तो इसके जनसंख्या के 6 प्रदेश हो गए। जनसंख्या वितरण उसकी जनसंख्या क्षमता होती है, जनसंख्या उसकी क्षमता है, प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन है, सांस्कृतिक वातावरण है, कालिक अनुक्रम है, समायोजन और प्रादेशिक संगठन है, दूसरे प्रदेशों से उसके संबंध है। तो इनमें बहुत ज्यादा और समझा दो एक बार। देखो जनसंख्या उसकी क्षमता है, तो जनसंख्या वहां पे निवास कर रही है, उसका दबाव कितना है जनसंख्या को, वहां पे जनसंख्या विरल जनसंख्या है या सघन जनसंख्या है, विरल माने फैली हुई, बिखरी हुई, या जनसंख्या उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। अब प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे जनसंख्या निवास कर रही है और वो वहां पर जो संसाधन है वो सीमित है, अत्यधिक मात्रा में उसके उपलब्ध हैं या नहीं है, जो भी संसाधन है। अब देखो जल है, भूमि है, मृदा है, खनन है, वनस्पति है, सारे संसाधनों के अंतर्गत आते हैं नेचुरली। अब देखो प्राकृतिक वातावरण, अब वहां के वातावरण कैसा है, रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा, वेशभूषा, सब ये सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब कालिक अनुक्रम जनसंख्या कब से निवास कर रही है, कब से नहीं निवास कर रही है, इस पर निर्भर करती है, प्राचीन है, मध्य, आधुनिक है। अब देखो समायोजन और प्रादेशिक, अब जो मानव वहां रह रहा है, मानव भूगोल के अंतर्गत, तो वहां पे जो समायोजन है वो प्रकृति से कैसे समायोजन कर रहा है, प्रादेशिक संगठन उनके जो समूह हैं आपस में उनका संबंध है या नहीं है, एक दूसरे पे बाहरी है कैसे है। अब देखो दूसरे प्रदेशों से संबंध, मानव जहाँ निवास कर रहा है उसके दूसरे प्रदेशों से कैसे संबंध है, कैसे संबंध नहीं है, इस चीज पर निर्भर करता है। तो ये तुम्हारे 6 हो गए तुम्हारे विषय क्षेत्र। अब देखो विकास, विकास की बात करें मानव भूगोल के, मानव भूगोल के विकास की बात करें, विकास, तो मानव भूगोल का विकास है जो 3 चरणों में पूर्ण हुआ था, 3 चरणों में, जिसके 3 चरण हैं। पहला चरण है आपका प्राचीन काल, प्राचीन काल, दूसरा है तुम्हारा मध्यकाल, और तीसरा है तुम्हारा आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब तो जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में मानव इतना सक्षम नहीं था, ना उसका विकास था। वो पहले इन्हें अग्नि है, वायु है, जल है, इन्हीं को देवता मानता था, अंधविश्वासों पर जोर करता था, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग नहीं था, अपने जो पारंपरिक या प्राचीन आधार थे, चाहे कृषि करने का, रहने का, खाने पीने का, जाने के रास्ते थे, वही जल मार्ग थे। तो ये सारे प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं। अब मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में नौ संचालन का प्रयोग हो गया, नौ संचालन, यानी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा आने जाने लगा, विज्ञान का विकास हुआ, अन्वेषण हुए, बहुत सारे प्रयोग प्रौद्योगिकी हुई, तो मध्यकाल में विकास होने लग गया मानव का। अब आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में हमबोल्ट है, रेटर है, जीन ब्रूम्स हैं, ये सब आधुनिक काल के भूगोलवेत्ता हैं। अब इन्होंने मानव के आधुनिकता पर जोर दिया कि मानव का संबंध है जो आधुनिक काल में बहुत ज्यादा विकास के अंतर्गत। देखो उद्योग धंधे, परिवहन, हर चीज का क्या है, आधुनिक काल में सब चीजों का विकास हो गया और मानव बहुत उच्च स्तर की ओर वृद्धि करने लग गया है। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया। अब देखो इसमें 3 या 4-5 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होते हैं वही बनते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, आपको और कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है ना, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अब देखो पहला कि एंथ्रोजियोग्राफी पुस्तक थी, एंथ्रोजियोग्राफिया, एंथ्रोजियोग्राफिया पुस्तक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल है। दूसरा निश्चयवाद के जनक, कौन थे निश्चयवाद के जनक? फ्रेडरिक रेडजेल।
रेड जेल। अब जो तीसरा है तुम्हारा संभववाद के जनक, संभववाद के जनक कौन है? विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास, है ना। चौथा क्वेश्चन बनता है इसमें कि रुको और जाओ का सिद्धांत, रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राफिक टेलर, ग्राफिक टेलर। निश्चयवाद के जनक, नवनिश्चयवाद के जनक कौन है? ग्राफिक टेलर। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो आते रहते हैं 1-2 नंबर के। अब एक थोड़ी सी डेफिनेशन से, जैसे रेड जेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मानव भूगोल, मानव पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संश्लेषित अध्ययन है। कुमारी सैंपल ने भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी दी थी। चंचल मानव और पृथ्वी, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों का जाल है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद संभववाद में जो विडाल डी लाप्लास ने भी दी थी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य संबंधों पर जोर देता है। और ग्राफिक टेलर जो कि इन्होंने निश्चयवाद के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया, नवनिश्चय के बाद में। तो इसके 2 क्वेश्चन इसमें यहाँ बनते हैं। रुको और जाओ का सिद्धांत ग्राफिक टेलर, नवनिश्चयवाद का जनक है ग्राफिक टेलर। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो इसमें आपको जो आपके विषय क्षेत्र दिए, तो 6 विषय क्षेत्र दिए गए हैं आपके, तो उनको इतना आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़े फिर भी आपके उसमें रहेगा वो कि आ जाए नहीं आए क्वेश्चन, वैसे आता नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन है जो। अब देखो अब इसमें देखो तुम्हारा पहला यहाँ कालिक अनुक्रम। अब यहाँ सांस्कृतिक वातावरण, समायोजन व प्रादेशिक समूह, है ना। अब ये सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक समायोजन और प्रादेशिक समूह हो गया। अब देखो जनसंख्या व उसकी क्षमता, जनसंख्या व उसकी क्षमता, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे समायोजन व प्रादेशिक संगठन हो गया, प्रादेशिक समूह हो गए तुम्हारे, कालिक अनुक्रम हो गया, दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेशों से संबंध, और एक तुम्हारा चौथा, 5वां 6वां हो गया तुम्हारा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो ये तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। आशा होगी बहुत अच्छी तरह से आपने समझा होगा, और रिपीट करना। और आपने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें।